आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों द्वारा। कुछ व्यूवर्स हैं जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो वीज़ा से रिलेटेड है, जो आईटीआर से रिलेटेड है, कंपनी वगैरह एनओसी से रिलेटेड है, और ट्रैवल टाइमिंग्स को लेके, ड्यूरेशन को लेके, ऑस्ट्रेलिया को लेके, और कुछ अलग शेंगन कंट्रीज़ यूके वगैरह को लेके क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स यानी Q&A का एक शॉर्ट सेशन होगा। तो सबसे पहला ये है कि हमसे पूछा है काफ़ी सारे व्यूवर्स ने, रैंडम, देखिए नाम सबके नहीं लिए जा सकते क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे व्यूवर्स पूछते रहते हैं कि 1 साल की आईटीआर से शेंगन का वीज़ा लग सकता है, या 1 साल की अगर आईटीआर मिसिंग हो, 3 साल की आईटीआर में से 1 साल की बीच में मिसिंग हो जाए तो क्या हम कनाडा का वीज़ा लगा सकते हैं। अगर लगातार 2 साल से आईटीआर नहीं फाइल की हो तो क्या उस केस में हम यूके का वीज़ा लगा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस आईटीआर्स, यानी उससे पहले की आईटीआर्स के बेस पे। क्या विदाउट आईटीआर भी हम वीज़ा लगा सकते हैं। तो आईटीआर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसका देखिए, सबसे पहले 1 साल की आईटीआर में भी राइट लोग लगा लेते हैं, वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है एटलीस्ट 2 साल की आईटीआर हो। अगर आपके पास पिछले साल की आईटीआर है तो प्रेजेंट ईयर की आईटीआर आप फाइल करके उसको निकलवा लें। अगर उसकी डेट पास हो गई है तो थोड़ा बहुत उसमें हो सकता है कि आपको फ़ाइन पे करके निकलवाना पड़े, या फिर अगर उसकी डेट नहीं आई है तो एडवांस टैक्स पे करके भी आप निकलवा सकते हैं। 2 साल की आईटीआर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया है। 1 साल की आईटीआर ऑल्दो रेयर केसेस में एक्सेप्टेबल होती है, बट ये फिर भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन में काउंट हो सकती है। तो 2 साल की आईटीआर हमारी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है कि मिनिमम होनी चाहिए। ये शेंगन वीज़ा के लिए, राइट, शेंगन हो, यूके हो, इनके लिए। अगर आपकी आईटीआर में बीच में गैप आ गया है, मान लीजिए आपने 2 साल की आईटीआर फाइल की, फिर आपने फाइल नहीं की, फिर उसके बाद फिर फाइल करें, 1 साल का गैप आ गया, तो आप कोई बात नहीं, पिछले 3 साल की टोटल जो भी अवेलेबल आईटीआर है उसको लगाएं, और जिस ईयर में गैप आया वो चीज़ स्पेसिफाई कर दें कि 1 साल की आईटीआर में गैप है। आमतौर पे लोगों का 2020 की आईटीआर में गैप आ रहा है, वो क्योंकि उसका ऑब्वियस रीज़न है कि कोरोना क्राइसिस के टाइम पे काफ़ी सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो छिन गई थी, तो वो आईटीआर नहीं फाइल कर पाए थे, या फिर रेवेन्यू बहुत लो था जिससे टैक्स रिटर्न स्लैब ही पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने फाइल नहीं किया। तो अगर ऐसा कोई रीज़न है तो आप अपना ये रीज़न जस्टिफाई करके लिख सकते हैं कि भाई इस साल की मेरी आईटीआर इसलिए मिस हो गई क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब कोरोना की वजह से ये मैं मिस कर गया। या फिर अगर हो सकता है कि उस टाइम आप कहीं बाहर रहते हों तो ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में आई वाज इन दुबई, आई वाज इन कनाडा, आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप थे, तो इसलिए मैंने वो आईटीआर फाइल नहीं किया। कोई ना कोई रीज़न अगर है तो उसे स्पेसिफाई किया जा सकता है। बिना आईटीआर के वीज़ा फाइल ना करें। यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि टैक्स रिटर्न हमेशा एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग बताते हैं। टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है? टैक्स रिटर्न का सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी आपने कमाया वो वाइट में कमाया, वो आपने सरकार को बताया जी हमने इतना कमाया, और उसके अगेंस्ट आपका जो टैक्स बनता था आपने कायदे से वो टैक्स भी दिया, यानी आपकी पूरी इनकम वाइट हो गई। तो हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें इनकम टैक्स स्लैब से कम आती हो, तो उस केस में भी काउंसलर कहते हैं कि भाई आपके पास तब भी आईटीआर होनी चाहिए चाहे वो निल में हो। और अगर आप इतना कमाते हैं कि टैक्स स्लैब से ऊपर जाता है और टैक्स बनता है तब तो और भी अच्छा है, तो आपको वो देना चाहिए इन अकॉर्डिंग टू काउंसलर्स, वीज़ा काउंसलर्स। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इतना नहीं कमाते कि टैक्स ही पूरा नहीं हो रहा तो फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। और अगर आपका टैक्स पूरा हो रहा है तो आप उसे टैक्स पे करें तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर जाना इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, तो नेचुरली आप टैक्स पेइंग सिटीजन होंगे तभी तो बाहर जाने की सोच रहे हैं, इतनी इनकम होगी आपकी। तो ये दोनों में ये लगा लीजिए कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये कुछ ऐसा हो जाता है वीज़ा काउंसलर के साथ। तो इसलिए इसमें आईटीआर को एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बोला गया है कि आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनओसी को लेके कि क्या एनओसी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जब हम जॉब कर रहे हो और हमें शेंगन वीज़ा या यूके वीज़ा अप्लाई करना हो, या ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कनाडा जाना हो, या न्यूजीलैंड जाना हो, XYZ। तो उस केस में क्या एनओसी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? विदाउट एनओसी बात नहीं बन सकती। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आधे 10 में से 5 व्यूवर्स के क्वेश्चंस होते ही होते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी कंपनी से एनओसी नहीं मिलता। रीज़न होते हैं किसी ने नई कंपनी ज्वाइन की है तब हो सकता है, या किसी ने ऑलरेडी काफ़ी छुट्टियाँ ले ली हैं तब हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है जिसमें वैसे ही बहुत मुश्किल होता है एनओसी मिलना, वो हो सकता है। इसका सिंपल सा एक सरल सा यही आंसर है कि एनओसी तो देखिए मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप एनओसी नहीं देंगे यानी सैंक्शनड लीव लेटर नहीं देंगे तब तक काउंसलेट को कैसे यकीन होएगा कि आपने अपने ऑफिस से प्रॉपर परमिशन ली हुई है बाहर जाने की। आमतौर पे देखा जाए तो इसमें आप सोच रहे होंगे तो लोग फेक भी बना देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन काफ़ी केसेस में ऐसे फेक डॉक्यूमेंट जब एम्बेसी पकड़ लेती है तो सीधा पासपोर्ट के ऊपर एक टेम्परेरी बैन भी लगा देती है।
तो ऐसी चीज़ ना हो, वीज़ा तो रिफ्यूज़ होता ही है और एक टेम्परेरी बैन भी लग जाता है। प्रोफाइल ये लगा लीजिए कि काफ़ी लंबे टाइम तक अब वो ख़राब हो चुकी है। तो ऐसी चीज़ों से अगर हमें बचना है तो फेक डॉक्यूमेंटेशन का तो कभी सहारा लेना ही नहीं, आप हमेशा ध्यान रखें। वीज़ा ठीक है, कई बार पहली अटैम्प्ट में नहीं मिलते, सेकंड अटैम्प्ट में मिल जाएंगे, थर्ड अटैम्प्ट में मिल जाएंगे, लेकिन आप जब भी लगाएं हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे खुद के ऊपर ट्रस्ट करके ही लगाएं। कोई शॉर्टकट वगैरह लेके फेक डॉक्यूमेंटेशन खास तौर से उसकी तो बिल्कुल भी हेल्प ना लें। तो एनओसी यहाँ पर मस्ट रहेगा। आप सैंक्शन लीव लेटर लें, अपने एम्प्लॉयर से लिखवाएं कि आपने स्वयं से छुट्टी ली हुई है। अब क्या एनओसी बिजनेस के लिए भी ज़रूरी होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनओसी बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस ओन करते हैं, तो आपको एनओसी देना नहीं पड़ता। आपको फिर जब आप ही ओन करते हैं तो आपसे अगर ऊपर आपने कोई हायर अथॉरिटी में किसी को रखा हुआ है या किसी को हायर किया हुआ है तो आप एनओसी लगा दीजिए जिसमें वो आपको अप्रूवल दे रहे हैं। यूजुअली अगर आप एक कंपनी के प्रोपराइटर हैं या फिर पार्टनर हैं या फिर पार्टनरशिप में हो सकता है कि अगर आप पार्टनर है तो अपने पार्टनर से एनओसी ले सकते हैं, वो चल सकता है। लेकिन अगर आप प्रोपराइटर है, ओनर है, तो उस केस में आपको एनओसी की जरूरत नहीं होती। आप उसमें अपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स लगा के ये बता सकते हैं कि भाई सो एंड सो डेट्स पे मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया को लेके, जिसमें पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में 1 महीने का अगर हम ट्रैवल दिखाएं तो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जाता है तो वो 1 महीना ट्रैवल करना चाहता ही चाहता है। ऑस्ट्रेलिया इज़ मच लाइक कनाडा। कनाडा भी अगर कोई जाता है तो यूजुअली लोग अपना 1 महीने का टूर दिखाते हैं वहाँ पे, या 15 डेज़ का तो मिनिमम हर कोई दिखाता ही है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी अगर आप 1 महीने का टूर दिखाना चाहते हैं, आप 1 नहीं 3 का भी दिखा सकते हैं, बट मेक श्योर आपके अकाउंट में रीजनेबल बैलेंस हो, आपकी इनकम जस्टिफाई करती हो और इतनी लंबी छुट्टी आपको कैसे अप्रूव हुई हो, ये सारी चीज़ें आपस में मैच होती हों। आप दिखाएंगे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं और ठीक है, अगर आपकी एनुअल लीव्स चल रही हैं या फिर पेंडिंग है आपकी एनुअल लीव्स और आपने एकदम से क्लेम कर दी सारी, तो ठीक है, एनओसी में वो लिखा हुआ होना चाहिए, चल जाएगा। अगर आपने कोई फ्रेश कंपनी ज्वाइन की है तो वो आपको 1 महीने की छुट्टी कैसे दे सकती है, एक बड़ा शक का रीज़न बन सकता है। और अगर आपकी कोई नई कंपनी, आप ही ने कोई नया बिजनेस ओपन किया और एकदम से आप 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, तो वो भी सोचेंगे अभी तो आपने कंपनी ओपन करी है, आप उसको अटेंशन पे करो, आपको ऑस्ट्रेलिया आने की क्या जरूरत है। इस तरीके से काउंसलेट जो होते हैं क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस को, तभी जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर उनको अनजस्ट लगता है, उनको लगता है कि इसमें दम नहीं है, तो वो अनरिलायबल या नॉन रिलायबल वाला पॉइंट या जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट उसको टिक करके आपको रिफ्यूज़ल दे सकते हैं, या फिर आपकी इंटेंशन पे स्ट्रेट अवे डाउट रख के वो इसको रिफ्यूज़ल दे सकते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। अगर आपके इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।